अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ सर हूँ, आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जो ज्योग्राफी का आपका चैप्टर है। द टॉपिक इज़ इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी इंडिया में कैसा मौसम होता है, क्लाइमेट चेंज कैसी होती है, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे। जैसा हम देखते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे, या बहुत सारे ऐसे सुनते हैं हम बाकियों से कि वेदर में डे टू डे चेंजेस आती है, वेदर चेंज होता रहता है। ये चेंज टेम्परेचर में, रेनफॉल हो या सनशाइन हो, ये तीनों चेंजेस होती है वेदरिंग में। अब हम पढ़ेंगे मेजर सीजन्स जो इंडिया में होते हैं उनके बारे में। पहले हम स्टार्ट करेंगे अब। कोल्ड वेदर सीजन फर्स्ट है, जो विंटर कहलाया जाता है, वो दिसंबर टू फरवरी में होता है। इसके बाद हॉट वेदर सीजन होता है, जो समर जिसको बोलते हैं, मार्च टू मई वो होता है। साउथ वेस्ट मूनसून सीजन, यानी हम उसको रेनी सीजन बोलते हैं, जो जून टू सितंबर होता है। इसके बाद सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मूनसून ऑटम होता है, अक्टूबर और नवंबर में होता है। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर पहला है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। विंटर सीजन में सन रेज जो होते हैं डायरेक्टली रीजन पे नहीं आते हैं, यानी नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स जिसमें हम भी आते हैं, जे एंड के भी आता है, जो भी नॉर्थ की स्टेट्स हैं उस पे विंटर में सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं होती। यानी जब सर्दी का मौसम होता है, कोल्ड वेदर सीजन, टेम्परेचर बहुत फॉल होता है, नीचे आता है नॉर्दर्न इंडिया में। हॉट वेदर सीजन और समर, ये दूसरा है। हॉट वेदर सीजन में सन रेज जो होते हैं मोर ज़्यादा या लेस, मोर से ज़्यादा या लेस डायरेक्टली फॉल ऑन द रीजन। यानी हॉट वेदर सीजन में डायरेक्टली जो है सनशाइन, सन रेज डायरेक्टली पड़ते हैं रीजन पे। टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स, जो बहुत गर्मी वाली हवाएं चलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो खासकर जो विंड्स होती हैं वो बहुत गर्म होती है, उन उन विंड्स को लू बोलते हैं, जो ज़्यादातर बाहर होता है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। ये दिन भर चलती रहती हैं, ब्लो करती है। यानी हॉट वेदर सीजन में सन रेज ज़्यादा पड़ती है रीजन पे, इसीलिए गर्मी ज़्यादा होती है। इसके बाद साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन, कहते हैं कि ये सीजन तब आता है जब ऑनसेट या एडवांस सा मानसून हो, मतलब विंड्स जो होती है अरबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से आती है लैंड की तरफ। यानी अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है, वहाँ से जो ये जो विंड्स आती है वो लैंड की तरफ आती है, वो अपने साथ मॉइस्चर लाती है। वो जो समंदर की हवाएं होती है वहाँ से आ जाती है लैंड की तरफ हमारी, तो वो वहाँ से मॉइस्चर अपनी में लाती है अपने साथ। तो जो ये विंड्स होती है वो माउंटेन बैरियर्स को स्ट्राइक करती है, उसके बाद रेनफॉल होता है। इसके बाद सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मूनसून और ऑटम, जब विंड्स जब विंड्स अभी आ रही थी वहां से, अब जो विंड्स बे ऑफ बंगाल मेनलैंड से आती थी या रिट्रीट, वो जो है वो वापस चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। जो पहले मॉनसून में साउथ यानी रेनी सीजन में विंड्स बे ऑफ बंगाल या अरबियन सी से आती थी लैंड की तरफ, अब वो बैग जाती है, वो विंड्स बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस जाती है। इसको सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं हम। ये मोस्टली साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में होता है, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसीव रेनफॉल होता है इस सीजन में। क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज होता है, वेदर कंडीशन भी एवरेज ही होती है। और क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है वो ब्रॉडली डिस्क्राइब मॉनसून टाइप भी होता है। मॉनसून जो होता है वो एक अरबिक वर्ड है जिसको मौसम बोलते हैं अरबिक, क्योंकि जिसके मतलब है बहुत सारी सीजन्स। क्योंकि हम जानते हैं जो इंडिया की लोकेशन है वो है ट्रॉपिकल रीजन पे, यानी इक्वेटर पे, वो ट्रॉपिकल रीजन पे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है। तो एग्रीकल्चर जो इंडिया का है वो फुल्ली जो है डिपेंडेंट ऑन रेन्स है।
क्यों यहाँ पे गुड मॉनसून्स होते हैं, यानी बहुत अच्छी रेन पड़ती है और बहुत अच्छे जो है क्रॉप्स मिलते हैं हमें, बॉन्टीफुल क्रॉप्स जिनको बोलते हैं, अच्छी मिकदार में यहाँ प्रोडक्शन होती है क्रॉप्स की, क्योंकि ये जो इंडिया है इसको ये मॉनसून मतलब मॉनसून के लिए माना जाता है इंडिया। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है जो क्लाइमेट जो होता है एक प्लेस का, वो इसकी लोकेशन से, आल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ से जाना जाता है। यानी क्लाइमेट इफेक्ट करता है किसी प्लेस का इसकी लोकेशन की वजह से। जैसे कश्मीर में हम रहते हैं, यहाँ पे स्नो पड़ती है, बाहर स्नो नहीं होती है। इट मीन्स यहाँ की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ का जो मौसम ऐसा है कि यहाँ पे आल्टीट्यूड, यहाँ का जो मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे, या डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितनी है, या रिलीफ, इसीलिए हम रीजनल डिफरेंसेस होती हैं या अलग अलग डिफरेंसेस जो होते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट होता है। सो जो ये रिलीफ है मतलब इसका लैंडस्केप, यानी डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम, यानी ये जो हम अलग अलग जगहों पे रीजनल डिफरेंसेस देखते हैं, जैसे इंडिया में जैसलमेर और बीकानेर, ये राजस्थान के डेजर्ट्स हैं, ये बहुत हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इन डेजर्ट्स पे। बरअक्स के अगर हम द्रास और कारगिल लेंगे, वो सबसे कोल्ड एरियाज है इन यूटी ऑफ लद्दाख। कोस्टल एरियाज लाइक मुंबई एंड कोलकाता, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, वो ज़्यादा ना गर्म होते हैं ना ज़्यादा कोल्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोस्टल एरिया है, वो समुद्री इलाका है। और ह्यूमिड क्लाइमेट भी होता है। सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो माइसरम में होती है। माइसरम इन मेघालय, वो वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है वो एरिया, मेघालय की जो माइसरम माइसरम जो जगह है। मगर कुछ ऐसे भी जगह है इंडिया में जो जिन जहाँ पे रेनफॉल टोटली नहीं होती है, जैसे जैसलमेर इन राजस्थान। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है हम वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ देखते हैं इर्द गिर्द, कितने प्लांट्स हमारे इर्द गिर्द हैं। और ये जो फील्ड्स होते हैं ग्रीन ग्रासेस के, जैसे स्मॉल प्लांट्स, बुशेस, श्रब्स, जैसे कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास, कितनी तरह तरह के खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अलग अलग किस्मों के प्लांट्स हैं, छोटे श्रब्स या बुशेस या ट्रीज भी हम बोल सकते, या ट्रीज इसमें सारा कुछ आता है, हर्ब्स, श्रब्स। वो कहते हैं कि बहुत टॉल ट्रीज, उनके बड़े बड़े ब्रांचेस लाइक नीम, मैंगो, और फिव, जैसे फिव इसमें होते हैं लीव्स सच एस पाम ट्री, ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज जो खुद ग्रो करते हैं किसी विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन और हेल्प, उसी को नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। यानी जो प्लांट्स, जो ये बड़े बड़े ट्रीज, जो भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, ग्रासेस वगैरह, जो खुद ग्रो होते हैं किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी ह्यूमन की हेल्प के बिना, जो नेचुरली ग्रो होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो ये ट्रीज होते हैं, इसी को नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, जो कुदरती तौर ग्रो होते हैं। कहते हैं कि ये भी डिपेंडेंट होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, कितनी रेनफॉल पड़ेगी। रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है इस नेचुरल वेजिटेशन के लिए, क्योंकि इंडिया में वेरीड अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, इसी तरह वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन भी पाया जाता है। फॉरेस्ट्स क्यों नेसेसरी है, फॉरेस्ट्स का के बारे में अब हम पढ़ेंगे, वो किस लिए क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। फॉरेस्ट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, बहुत यूज़फुल होते हैं। वो बहुत सारी फंक्शंस करते हैं, जैसे प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, और वो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो प्लांट के रूट होते हैं ना, वो सॉइल को बाइंड करते हैं ताकि इरोजन, सॉइल इरोजन ना आए, वो सॉइल को अपने आप में बंद रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं। फॉरेस्ट्स हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे देते हैं, फर्नीचर देते हैं, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, हनी, गम, बहुत सारी यूजेस है फॉरेस्ट्स हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन देना,
जैसे और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना, अगर ये ट्रीज नहीं होते, हमारा फॉरेस्ट्स हमारी जो फॉरेस्ट्स है बड़े बड़े वो नहीं होते, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बहुत बढ़ जाती। कहते हैं कि फॉरेस्ट्स जो होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ भी वहाँ ही पालती है, नेचुरल हैबिटेट है उनका। नेचुरल वेजिटेशन जो हम खराब कर रहे हैं दिन ब दिन, जो हम ये ट्रीज जो काट रहे हैं, बेतहाशा कटाई कर रहे हैं, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, इसी से वो जो डिस्टर्ब होता है उसमें इम्बैलेंस होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगानी चाहिए ताकि हम एग्जिस्ट कर सके, और हमें समझनी चाहिए कि इम्पोर्टेंस कितनी है ट्रीज़ के। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे वन महोत्सव डे होता है जिसमें ये एक जिसमें बहुत सारे पीपल मतलब लोग मतलब अर्थ को ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ ट्रीज वगैरह लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं। इसके बाद हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ जो होती है, इसमें वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, यानी वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, उनका घर जो होता है, उनका होम जो होता है, इसमें बहुत सारी स्पीशीज, अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग स्पीशीज रहती है एनिमल, और लार्ज वैरायटीज ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स, जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं, इन्हीं जंगलों में। वाइल्ड लाइफ यानी ये उनका घर है, ये जंगल। इसमें वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ होती है और थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज, अलग अलग किस्मों के एनिमल्स, वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स जो मैंने आपको बताया। टाइगर जो है नेशनल एनिमल है इंडिया का। ये बहुत सारी पार्ट्स ऑफ कंट्री में, मतलब इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हम मतलब देखते हैं। गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में, वो एशियाटिक लॉयंस का घर है, यानी यहाँ के लॉयंस का, एशियाटिक लॉयंस का घर है। एलिफेंट्स और राइनासोरस इन्हीं फॉरेस्ट्स ऑफ आसाम में होते हैं, वो उन्हीं का घर है, यानी वो घूमते रहते हैं। वन हॉर्नड राइनोसोरस रोम करते हैं फॉरेस्ट्स ऑफ आसाम में, और आसाम में। एलिफेंट्स जो होते हैं वो केरला और कर्नाटका में पाए जाते हैं ज़्यादा। केमल्स और वाइल्ड आसेस जो होते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में, कच्छ में। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स, एस ये भी होते हैं, एटसेट्रा, इसी में होते हैं, जो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। लेपर्ड, बियर, स्नो लेपर्ड्स, वाइल्ड गोट्स। इसके अलावा हमारी जो इन जंगलों में है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी वैरायटीज ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे मंकी, वुल्फ, जैकल, नीलगाई, चीता, चीतल, एटसेट्रा। इसके अलावा इंडिया जो है, इसका जो रिच बर्ड लाइफ है, बर्ड लाइफ यानी यहाँ बहुत सारे बर्ड है, बर्ड से अलग अलग किस्मों के बर्ड्स है। पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है, और बाकी जो बर्ड्स जैसे पैरट, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल, डक्स, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे सेवरल बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं ताकि बर्ड्स जो है इसी इनको अपना नेचुरल हैबिटेट मिल सके, इनको प्रोटेक्शन मिले, ताकि ये जो हंटिंग करते हैं, इनको मारते हैं, वो इससे बच सके। और भी सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स यहाँ पे हैं इंडिया में, जैसे कोबराज, क्रेट्स, वो इम्पॉर्टेंट है इनमें, क्योंकि ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स और हंटिंग की वजह से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया की वो डिक्लाइन हो रही है रैपिडली, बहुत तेज़ी से वो ख़त्म हो रही है। और कुछ ऐसी स्पीशीज भी है वो जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, कुछ ख़त्म होने की कगार पे है। और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दम, अगर हम इनको प्रोटेक्शन अब हमें देनी चाहिए इनको, इसके लिए नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर सेटअप किए गए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ताकि इन जानवरों को बचाया जा सके। सो हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हम इस वाइल्ड लाइफ को बचा सके, हमें भी अपना रोल अदा करना चाहिए इसमें। इन जो ये जो टाइगर है, एलिफेंट है, या बाकी जानवर, इनको बचाया जा सके, ये कंजर्व किया जा सके वाइल्ड लाइफ को। हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए जो चीज़ें बनती हैं बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स से, इनकी बोन से, फर से, स्किन से, फेदर से, उनको रिफ्यूज़ करना चाहिए। और हर साल ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक, इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होता है ये वाइल्ड लाइफ वीक। और हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, हम इस हैबिटेट को कैसे कंजर्व करें, इस एनिमल किंगडम को कैसे हम बचा सके। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
So this is all for today. Thank you so much. Assalamu alaikum.